कुसुम देवी की दो बहू थी। बड़ी बहू निधि जो कि एक बहुत ही अमीर घर की बेटी थी, शादी में खूब सारा दान दहेज भी लेकर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुम की छोटी बहू सुप्रिया जो कि बहुत ही गरीब घर से आई थी, शादी में कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई थी, जिस कारण कुसुम का मुंह हमेशा सुप्रिया के प्रति उतरा ही रहता था। वह कभी भी सुप्रिया से ठीक से बात नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया कुसुम को गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर देती है। कुसुम सारे पकोड़े खा लेने के बाद भी सुप्रिया को ताने देने का मौका नहीं छोड़ती और उससे कहती है, अब ये गरीबों वाले पकोड़े बनाकर तो ले आई, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे घर में ऐसे गरीबों वाले पकोड़े नहीं बनते। वो तो अन्न का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खा लिया, वरना ऐसे पकोड़े तो मेरे घर के जो पहले नौकर थे ना, वो भी नहीं खाते थे। आगे से ध्यान रखना कि कौन सा काम सही रहेगा और कौन सा नहीं। माफ करना माँ जी, अगर आपको पकोड़े में कोई भी कमी लगी हो तो मैं उसमें आगे से सुधार लाऊंगी। आपके लिए अच्छे से अच्छे पकोड़े बनाकर आपको खिलाऊंगी। बस बस, अभी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। तू मेरे घर में बहू बनकर आई है सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। उस निकम्मे को तेरे जैसे गरीब ही पसंद आई थी, और आजकल के बच्चों को तो लव मैरिज का भूत सवार है। शादी करेंगे तो अपनी मर्जी से, माँ बाप की पसंद तो उनको काटने को दौड़ती है। तभी वहाँ निधि आ जाती है और निधि अपनी देवरानी का साइड लेते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आखिर आप कब तक सुप्रिया को हर छोटी बड़ी बात को लेकर ताना देती रहेंगी? सुप्रिया दिल से बहुत अच्छी है। भगवान ने भले ही उसे गरीब बनाया हो, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर है, और आपको ये सब एक दिन जरूर समझ आएगा। देखना, भगवान खुद आपको समझा देंगे। भगवान ने उसे गरीब तो बना दिया, लेकिन दिल से इतना ज्यादा अमीर बनाया है कि हम सब उसके आगे गरीब लगते हैं। बस बस, आ गई अब अपनी देवरानी का पक्ष लेने के लिए। निधि, तू नहीं जानती, छोटे लोग बहुत बेकार होते हैं। हर चीज में चिंदी चोरी आती है इनको। मुझे बहुत नफरत होती है गरीब लोगों से। अमीर होते हैं दिल के अमीर, ये तो ना पैसों से अमीर होते हैं ना दिल से, तभी तो भगवान इनको गरीब बनाकर भेजता है इस दुनिया में। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन कुसुम अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाती। वो हमेशा सुप्रिया से भेदभाव किया करती, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गरीब घर की बेटी थी। ऐसे ही एक दिन अचानक निधि की तबीयत खराब हो जाती है। कुसुम उसे पास के ही अस्पताल में लेकर जाती है, जहां चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि निधि माँ बनने वाली है। कुसुम बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने सभी रिश्तेदारों में निधि के माँ बनने की खुशखबरी देना शुरू कर देती है, और आसपास के पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बनवाना शुरू कर देती है। मेरी बहू माँ बनने वाली है, अब देखना जश्न होगा। निधि की गोद भराई ऐसी करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा कैसे होती है मेरी अमीर बहू की गोद भराई। सुप्रिया निधि का बहुत ख्याल रख रही थी, और कुसुम को सुप्रिया का निधि के प्रति ख्याल रखना भी हजम नहीं हो रहा था। और एक दिन कुसुम सुप्रिया से कहती है, अरे ओ सुप्रिया, जरा मेरी बहू निधि से दूर रहा कर। मैं चाहती हूँ मेरी बहू का बच्चा एकदम सुंदर तंदुरुस्त हो। तेरे जैसे गरीब का चेहरा देखकर उसका दिन खराब नहीं करना चाहती मैं, इसलिए दूर रह तू मेरी बहू से। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सुप्रिया तो मेरी बहन की तरह है, मेरा ख्याल रखती है। भला मुझे उससे क्या तकलीफ होगी? और आप कब समझोगी इस बात को कि सुप्रिया हमारे इस घर की सदस्य है? अरे निधि, तू बहुत भोली है। मैं नहीं चाहती इसका बुरा साया तुझ पर पड़े और तेरे बच्चे को कुछ हो। जो करता है भगवान करता है। हम किसी इंसान को किसी भी चीज के लिए नहीं बोल सकते। सुप्रिया बहुत अच्छी है, और आप ना चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, और काम करते करते सुप्रिया की तबीयत खराब हो जाती है, और वो भी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। निधि घर पर ही पास के अस्पताल से डॉक्टर को घर बुला लेती है। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुप्रिया भी माँ बनने वाली है। निधि खबर सुनकर बहुत खुश होती है और कुसुम को इसकी खबर देती है, जिस पर कुसुम मुंह बनाती है और कहती है, अब ये गरीब माँ बनने वाली है क्या? हे भगवान, इसका बच्चा भी इसी की तरह गरीब पैदा होगा। खैर छोड़ो, अब जब भगवान ने इसे ये खुशनसीबी भी देकर इस दुनिया में भेजा है तो हम कर ही क्या सकते हैं। कुसुम आए दिन सुप्रिया को ताने दिया करती, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उससे घर के सारे काम करवाती। सुप्रिया बिना कुछ कहे ये सारी चीजें
शक्ति और घर का सारा काम करती। देखते ही देखते निधि और सुप्रिया दोनों का 8वां महीना लग जाता है। कुसुम निधि की गोद भराई करने का सोचती है, पर निधि कुसुम से कहती है, माँ जी आपको ना मेरी कसम है, आप मेरी और सुप्रिया की गोद भराई एक साथ करोगी। आप तो यही कहोगे कि वो गरीब है, उसकी गोद भराई करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है माँ जी, और आप मेरी ये ख्वाहिश को पूरा कर दो। अच्छा ठीक है, अब तू जो इतना बोल रही है तो तेरे लिए तो मैं कर ही सकती हूँ। तू मेरी लाडली बहू है और सबसे अमीर भी, तेरी बात कैसे डाल सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से उस गरीब की गोद भराई हो गई इस घर में, वरना उसका नसीब इतना अच्छा तो नहीं था कि उसे गोद भराई भी नसीब हो पाए। माँ जी गरीब लोगों को भी खुश रहने का हक है, उनके भी बहुत सारे सपने होते हैं, और आपको ये बात ना एक दिन जरूर समझ में आएगा। वक्त आपको अच्छे से समझा देगा सब कुछ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे निधि और सुप्रिया दोनों का 9वां महीना लग जाता है। एक दिन अचानक से निधि की तबीयत खराब हो जाती है। उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। निधि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, साथ ही उसका लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। जहां डॉक्टर को निधि और बच्चे में से किसी एक को ही बचाना था, जिसमें निधि की जान बचती है और उसका होने वाला बच्चा इस दुनिया में से आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था। पूरे घर में मातम सा छा गया था। कुसुम बार बार बच्चे की मौत का जिम्मेदार सुप्रिया को ही ठहरा रही थी। निधि बहुत ज्यादा सदमे में थी, जो कि ना कुछ कह पा रही थी, ना ही सुप्रिया का साथ दे पा रही थी। ऐसे ही अब सुप्रिया को एक रात लेबर पेन उठता है। उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो बेहद ही सुंदर सी बिटिया रानी को जन्म देती है। सुप्रिया पहले से ही ये ठान लेती है कि वो अपनी बच्ची को निधि को सौंप देगी। और ऐसे ही एक दिन, दीदी ये बच्ची अब से आपकी बच्ची है, अब आप इसकी असली माँ हैं। भले ही मैंने इसे जन्म दिया हो, लेकिन ये कहलाए कि आपकी बेटी। जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उस पर हम सबका कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन सबको स्वीकार करके ही जीवन में आगे बढ़ना ही बेहतर होता है एक इंसान के लिए। और अब से मेरी बेटी आपकी बेटी है। क्या सच में तुम मुझे अपनी बेटी दे रही हो? दीदी मेरी नहीं, आपकी बेटी है। और एक बात, हम दोनों एक है, इसलिए चाहे इसे मैं रखूं या आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे कि भगवान ने भले ही सुप्रिया को गरीब बनाया हो, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर है, और आज इसने ये साबित कर दिया है। अब तो यकीन हो गया होगा ना आपको कि मैं जो कहती थी वो बिल्कुल सही था। सुप्रिया की ये बात सुनकर कुसुम को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो सुप्रिया से माफी मांगती है, जिसके बाद कुसुम का नजरिया सुप्रिया के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अब ऐसे ही वो सभी आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। करिश्मा का ससुराल काफी मॉडर्न था, जो कि शुरू से ही शहर में रह रहा था, परंतु करिश्मा एक गांव की लड़की थी, जिसे चूल्हे पर खाना बनाना आता था। शहर आकर उसे शहरी तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते थे। शादी के बाद आज करिश्मा की पहली रसोई थी और वो बड़ी परेशान थी। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या करूँ। पर तू परेशान क्यों है? शादी के बाद तो हर बहू की पहली रसोई होती ही है। माँ अगर मेरी पहली रसोई गांव में होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, पर मेरी पहली रसोई शहर में है। आपको पता है ना ये घर कितना बड़ा है, और किचन का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसा टीवी में देखा था बिल्कुल वैसा ही है। अरे करिश्मा बेटा तू कैसी बातें कर रही है? माँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे अभी मेरी सास कमला ने रसोई दिखाया था और कह रही थी कि आज शाम को मुझे रसोई में खाना बनाना है। उन्होंने मुझे किचन में क्या सामान कहाँ रखा है सब कुछ बता दिया, पर मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हमारी रसोई में तो गिनती की चीजें होती थी, पर यहाँ तो बहुत कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुकान ही रसोई में बसी है। अरे करिश्मा रात में तेरी पहली रसोई होनी है, अभी तो सुबह हो रही है। फोन है ना तेरे पास, उसमें देख लेना, सब ठीक होगा। इतना बोलकर करिश्मा की माँ फोन रख देती है। अपनी माँ के कहने पर अब करिश्मा अपने फोन में मॉडल किचन देखने लगती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। हे राम क्या करूँ, कैसे करूँ अपनी पहली रसोई? कहाँ मैं देहाती हूँ और ये किचन इतना मॉडर्न। इतना बोलकर अब करिश्मा किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास काम कर रही है। अपनी सास कमला को किचन में काम करता देख करिश्मा वहाँ से जाने लगती है।
पर कमला उसे देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, वो तो बस मैं किचन में पानी पीने आई थी, बहुत प्यास लग रही थी। अरे बहू, जब पानी पीने आई थी तो पानी पीकर जाना, ऐसे कैसे जा रही है? और तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, वो तो बस वैसे पानी कहाँ रखा है? हे भगवान, पानी कहाँ रखा होगा भला? फ्रिज में। ये तेरा घर है बहू, फ्रिज में से पानी निकाल और पी ले। हाय दया, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो आज से पहले कभी फ्रिज भी नहीं देखा, मुझे तो आता नहीं फ्रिज खोलना। इस फ्रिज में तो एक डंडा लगा हुआ है, उस डंडे को पकड़कर खोलना है क्या? और ट्राई करती हूँ। इतना बोलकर करिश्मा फ्रिज खोलने की कोशिश करती है। फ्रिज खोलकर फ्रिज को देखने लगती है। फ्रिज काफी ठंडा था और इसमें खाने की भी काफी चीजें रखी थी। फ्रिज में इतना सब कुछ देखकर करिश्मा खुद से कहती है, हाय दया, फ्रिज कितना सुंदर और ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इतना बोलकर करिश्मा पानी की एक बोतल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। अब करिश्मा को अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाना था। करिश्मा किचन में बिल्कुल अकेली थी। करिश्मा ने आज से पहले कभी भी इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे खाना बनाया जाए। हमारे पास तो गांव में मिट्टी का चूल्हा था, हम तो 4 लकड़ियां जोड़कर उसी पर खाना बनाते थे। पर यहाँ तो पता नहीं कैसा इलेक्ट्रॉनिक गैस है, सिलेंडर भी नहीं है जो माचिस लगाकर खाना बनाए। कैसे बताया था माँ जी ने, इस बटन को ऑन करके देखते हैं। इतना बोलकर करिश्मा स्टार्ट बटन को चालू कर देती है और चूल्हा जल जाता है। क्योंकि चूल्हे में से कोई आग नहीं निकल रही थी, इसलिए करिश्मा को समझ नहीं आता कि चूल्हा चालू हुआ भी है या नहीं। अरे इसमें तो आग ही नहीं निकल रही, चालू नहीं हुआ क्या? इतना बोलकर करिश्मा हाथ लगाकर चेक करने ही वाली होती है कि तभी उसका पति अनिल आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, करिश्मा, ये तुम क्या करने वाली थी? अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। मैं तो बस चेक कर रही थी चूल्हा जला या नहीं, क्योंकि इसमें कोई आग नहीं निकल रही ना। करिश्मा, गैस ऑन है, इस चूल्हे में से आग नहीं निकलती। इस लाइट को देखो, जब ये लाइट चालू हो जाए तो समझ जाना कि चूल्हा जल चुका है। अच्छा, अब तुम बना लो, तुम्हें जो बनाना है, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाय दिया, अगर ये यहाँ खड़े रहेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? क्या सोच रही हो? खाना बनाना शुरू करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं जानता हूँ तुम देहाती हो, तुम्हें इस तरह के चूल्हे, माइक्रोवेव, इन सब का यूज करना नहीं आता। तुमसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास खड़ा हूँ। क्या आप सब जानते हैं, पर आपको कैसे पता चला? करिश्मा, तुम गांव से हो और मैंने अब तक गांव के किसी भी घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं देखी। आज भी गांव के लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और वैसे भी आज जब तुम अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। अनिल की बात सुनकर करिश्मा खुद को शर्मिंदा महसूस करती है और अनिल से कहती है, आप मेरी वजह से शर्मिंदा हो रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि कैसी देहातन बीवी मिल गई जिसे गैस चलाना भी नहीं आता। अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, सोच लेता हूँ, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। उल्टा मैंने तो ये सोचा कि तुम कैसे इन सब चीज को मैनेज करोगी। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अभी आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे ये माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक गैस, मिक्सी और पता नहीं कितने सारे सामान यहाँ है जिनका इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता। आप यहाँ रहोगे तो शायद मैं इन सब का यूज करना सीख जाऊँ। इस तरह से अनिल करिश्मा की खाना बनाने में मदद करता है। अपने पति की मदद से बहुत जल्द करिश्मा सारा खाना बना लेती है और खुद से बोलती है, मैं तो बेकार ही डर रही थी, ये सारी चीजें चलाना कितना आसान है। वेरी गुड करिश्मा, मुझे लगता था मुझ जैसी देहातन से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। भले ही मैं देहाती हूँ, पर मैंने कॉलेज में फर्स्ट किया था। अब मैं ऐसे ही थोड़ा ना गांव से अपने कॉलेज में फर्स्ट आई थी। थोड़ा इधर भी देख लो, अपना काम छोड़कर। मैंने तुम्हारी मदद करी है, थोड़ी सी तारीफ अपने पति की भी कर लो। माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी, बिना आपके साथ के ये सब मुमकिन नहीं था। इस तरह से करिश्मा अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छे से काम करती है। करिश्मा ने खाना भी काफी स्वादिष्ट बनाया था, जिस वजह से करिश्मा अपनी सास का दिल जीत लेती है। बहू, सच में तूने ना बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक देहाती लड़की इतना अच्छा खाना बना सकती है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं तुम मेरी रसोई का सत्यानाश ना कर दे।
लेकिन तुझे देख के लग ही नहीं रहा कि तू देहाती है। माँ, आप मेरी बीवी की तारीफ कर रही हो या उसे एहसास दिला रही हो कि वो देहाती है? मैं तो बहू की तारीफ कर रही थी बेटा। अगर तुझे बुरा लगा है तो मैं आइंदा से ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। और इस तरह से करिश्मा की पहली रसोई अपने ससुराल में बहुत अच्छे से जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अनिल हर समय करिश्मा के साथ खड़ा रहता और उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वो एक छोटे से गांव से आई है। लगती हो आखिर हम सब गंगा मैया के पास ही तो जा रहे हैं, शिव जी की पूजा करने और गंगा मैया का पवित्र जल लेने, ताकि हम सब लोगों की मनोकामना पूरी हो सके। कावड़िया समूह के बार बार बोलने पर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई अपना कावड़ लेकर उन सभी के सामने आ जाती है। लेकिन अपने सामने एक चुड़ैल को देख सभी कावड़िया डर जाते हैं, जिसके बाद उसमें से एक आदमी डरता हुआ बोलता है, बिरजू भैया, ये एक चुड़ैल है, ये सब इसका छलावा है, ये हमें मारना चाहती है। मेरी मानो तो इससे दूर रहो और इसे यहीं छोड़ दो, वरना ये हम सभी को मार डालेगी। इतना बोलकर सभी कावड़िया वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उनके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देती है और आगे जाने का रास्ता बंद कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल उन सभी कावड़िया वालों से बोलती है, हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, परंतु मैं यहाँ किसी को मारने या डराने नहीं आई। तुम सब मेरा विश्वास करो, तुम लोगों को मुझसे कोई खतरा नहीं है। पर तुम चुड़ैल हो और हम एक चुड़ैल पर कैसे विश्वास कर लें कि वो हमारी कावड़ यात्रा पूरी होने देगी? मैं जानती थी मेरा असली रूप देखकर तुम सब भी यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। अगर तुम सब जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर मैं तुम सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कावड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं होती। इस यात्रा को कोई भी बुरी शक्ति या दुष्ट चुड़ैल पूरी नहीं कर सकती। पर मेरे हाथों में कावड़ है, मैं भी कावड़ यात्रा करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता इसकी इजाजत स्वयं मुझे शंकर जी ने दी है? तभी तो एक चुड़ैल होने के बाद मैं यहाँ तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वो दीवार गिरा देती है और उन कावड़े वालों को जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वे सभी कावड़ वाले अपनी जान बचाकर वहां से अपना कावड़ लेकर चलने लगते हैं। लेकिन चलते चलते हरिया और बिरजू को बार बार उस चुड़ैल की बात याद आने लगती है। जिसके बाद वो दोनों अपने समूह को रोककर उन सभी से बोलते हैं, भाइयों, मुझे लगता है कि वो चुड़ैल अच्छी है और मेरे ख्याल से उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है, तभी तो वो अब तक कावड़ लेकर भटक रही है। हमें उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं बिरजू की बात से सहमत हूँ, और वैसे भी भूले भटके की मदद करना तो एक नेक काम है। उस चुड़ैल को हमारी सहायता की आवश्यकता है। पर हरिया भैया और बिरजू भैया, वो एक चुड़ैल है और हम चुड़ैल पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर कावड़ ले जाने से पहले ही रास्ते में उसने हम लोगों को मार डाला तो हम क्या करेंगे? हमारे बीवी बच्चे घर पर अकेले हैं। हमारी माँ बहनें हमारा इंतजार कर रही हैं कि हम जल्दी से कावड़ लेकर घर जाएंगे। अरे भाइयों, तुम क्यों डरते हो? हम ये कावड़ लेकर शिवजी का नाम जपते हुए जा रहे हैं, गंगा मैया के पास उनका पवित्र जल लेने, और स्वयं शिवजी हमारे साथ हैं। हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। अब सभी कावड़िया वाले हरिया और बिरजू की बात मान जाते हैं और चुड़ैल के पास फिर से जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस चुड़ैल को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और बिरजू उस चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल बहन, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम आज तक कावड़ लेकर उत्तराखंड की वादियों में भटक रही हो? बिरजू के पूछने पर चुड़ैल उसे बताती है कि आज से कुछ साल पहले सावन का वो व्रत रखती थी और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सभी डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। जिसके बाद एक पंडित ने उससे कहा, बेटी, सावन का महीना चल रहा है। इस समय पर सभी कावड़िया वाले कावड़ लेकर उत्तराखंड जाते हैं। अगर तुम भी कावड़ लेकर शिवजी के द्वार जाओगी तो शिवजी और गंगा मैया तुम्हारी इस श्रद्धा से खुश होंगे और तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे।
पंडित के कहने पर चुड़ैल अपनी बेटी को पंडित के हवाले करके कुछ कावड़ियों वालों के साथ कावड़ लेकर निकल पड़ती है। लेकिन कावड़ यात्रा पूरी होने से पहले ही उत्तराखंड में बाढ़ आ जाती है, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस बाढ़ में जिन जिन की मौत हुई उनमें से एक मैं भी थी। बस तभी से मेरी आत्मा यहाँ कांवड़ लेकर भटक रही है। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा और उस समुदाय के साथ मैं अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करूं और पूरी करूं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरी मजबूरी को समझा। अब जब मेरा ये कांवड़ यात्रा पूरा हो जाएगा तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बहन, तुमसे एक बात पूछनी है। तुम तो मर गई, पर तुम्हारी बेटी का क्या हुआ? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उस दिन मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, पर बेटी मौत के मुंह से बच गई। आज वो उसी पंडित के साथ रहती है और इसीलिए मैं चाहती हूँ जो मैंने शिव जी से कहा था मैं उसे पूरा करूँ। बस इसीलिए मैं ये कावड़ यात्रा पूरी करना चाहती हूँ। चुड़ैल की कहानी सुनकर वहां खड़े सभी कावड़ियों वालों के दिल से चुड़ैल का डर खत्म हो जाता है और वे सभी लोग चुड़ैल के साथ शिवजी जी का नाम जपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जय बम भोले, जय बम भोले। चुड़ैल सभी कावड़ियों के साथ जय बम बोले बोलती चल जाती है, परंतु इस बीच कुछ कावड़ वाले जमीन पर थक हार कर बैठ जाते हैं और अपने पैर के छालों को देखने लगते हैं। ये देख चुड़ैल उस आदमी से बोलती है, भैया बस हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, इतने पास आकर हिम्मत मत हारो। चुड़ैल बहन, मेरे पैर के छाले मुझे अब और नहीं चलने दे रहे। ये मेरी पहली कावड़ यात्रा है, कहीं मेरी कावड़ यात्रा अधूरी ना रह जाए। ये सब देख चुड़ैल उस आदमी के पैर के छालों को ठीक कर देती है और उसके सभी दर्द को भी खत्म कर देती है। जिसके बाद एक बार सभी कावड़िया अपनी अपनी कावड़ उठाकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहुत जल्द वे सब हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद वे सभी लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और पवित्र गंगा जल अपने अपने मटकों में भर लेते हैं। तो वही चुड़ैल भी गंगा मैया में नहाकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और जब वे सभी कावड़िया वाले अपनी कावड़ यात्रा पूरी करके वहां से निकलने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वह चुड़ैल गायब हो चुकी है। जिसके बाद हरिया बोलता है, इस चुड़ैल की कावड़ यात्रा सफल हुई, उसे मुक्ति मिल गई। भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों की वजह से किसी की कावड़ यात्रा पूरी हो सकी है। जय बम भोले। इतना बोलकर सभी कावड़िया वाले भी अपनी कावड़ यात्रा पूरी करके सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं।